हेलो, हाउ आर यू ऑल मैम। हम सब बहुत अच्छे। आप बताइए आप कैसे हो जी। हम भी एकदम बढ़िया है। चलिए जी, आज करते हैं अपने अदर सोर्सेज को आगे बढ़ाते हैं। आज ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की 3rd नंबर की क्लास है। देखो, मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं था कि कैपिटल गेन की क्लासेस जो यूट्यूब पर डाली जा रही हैं उनमें वॉइस का इश्यू है। मैंने क्लास रिकॉर्ड किया, क्लास मैनेजमेंट के पास पहुंचा, उन्होंने उनको यूट्यूब पर डाल दिया। फिर क्लासेस यूट्यूब से उन्होंने शायद हटा भी दिया। वॉइस का इश्यू आ रहा था, 1-2 बच्चों का उनके पास मैसेज गया होगा। उन्होंने इस चीज़ का मेल मेरे को डाला, मेल मेरे से वो वाला चेक नहीं हो पाया मेरे से। सॉरी, उस चीज़ के लिए मैं खुद फील कर रही हूँ कि गलती से वो मेल मेरे से रह गया। मैं उस मेल को चेक नहीं कर पाई कि क्लास में वॉइस का इशू था, जिसकी वजह से वो क्लासेस यूट्यूब से हटा दी गई थी। फिर अभी दोबारा से मेरे पास पर्सनली जो क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैसेज किया कि मैम कैपिटल गेन के कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे शो नहीं हो रहे, कुछ शो हो रहे हैं। दैन मैंने फिर से उन्हें कांटेक्ट किया मैनेजमेंट से, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम 3 to 4 लेक्चर्स ऐसे थे जिनमें वॉइस का इशू काफ़ी ज़्यादा था, तो वो हमने डिलीट करके आपको मेल डाला था। वो मेल मेरे से मिस हो गया, तो अब मुझे वो क्लासेस आपको फिर से प्रोवाइड करनी है। तो अभी अदर सोर्स चल रहा है, फिर भी मैं एक्स्ट्रा टाइम देके डेली 1 आवर का लेक्चर वो रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगी। तो आप उस सब चीज़ की कोई भी टेंशन मत लीजिएगा। एंड थोड़ा सा उसमें डिले हो गया, उसमें टेक्निकल इशू था, माइक खराब था, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही थी। देखो, अब आप सब सामने तो होते नहीं हो, माइक खराब होता है क्लास में तो आप सब बोल देते हो। मैं तो रिकॉर्ड करती चली गई, पूरी पूरी क्लासेस रिकॉर्ड हो गई, पता ही नहीं लगा कि माइक खराब है। अब जब पता लगा तब तक तो फिर वो क्लासेस यूट्यूब पे जा ही चुकी थी। खैर कोई बात नहीं, अभी सब कुछ ठीक है, वो क्लासेस आपको दोबारा मिल जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए जी, अब बात आती है, हम चैप्टर कर रहे थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कल मैंने एक प्रोविजन आपको कराया था, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। अभी उसको फिर से उठाएंगे और थोड़ा सा लिंकेज है, बहुत सिंपल लिंकेज है, कैपिटल गेन से लिंकेज है। हालांकि कैपिटल गेन आप सबने नहीं कर पाया होगा, मैं समझ रही हूँ, लास्ट की 3 क्लासेस आपने नहीं की होंगी। तो वो जो लिंकेज है 3 से 4 क्लास की, बहुत छोटी सी लिंकेज है यहाँ पर, वो आप सबको आती है। नहीं आती होगी मैं यहाँ सिखा दूंगी, डोंट वरी। तो ऐसे मत सोचिएगा कि मैम कैपिटल गेन का अभी हमारा कुछ लेक्चर छूटा है तो हमें ये समझ नहीं आएगा, पूरा पूरा समझ आएगा, ट्रस्ट मी। चलिए, तो कल लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स के बारे में सिखाया था, अदर सोर्सेज की टैक्सेबिलिटी के बारे में सिखाया था। मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताइए मैम। आपने हमको ये पढ़ाया था कि अगर कोई भी गिफ्ट है, कोई भी गिफ्ट है, अगर वो कैश में है, कैश में अगर कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, अगर वो 50,000 रुपये तक का है, पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर 50,000 रुपये तक का है, तो कोई भी टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। लेकिन अगर वो गिफ्ट का अगर हम एग्रीगेशन कर दें और अगर वो गिफ्ट एग्रीगेशन होने के बाद 50,000 रुपये से ज़्यादा का हो जाता है, तो फिर पूरा का पूरा अमाउंट मैम, फिर पूरा का पूरा अमाउंट पर इनकम टैक्स लगेगा। इनकम टैक्सेबल होगी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। सपोज जो आपको पूरे साल भर में गिफ्ट मिला, वो कितने का गिफ्ट था, 51,000 रुपये का गिफ्ट था। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1,000 रुपये टैक्सेबल होगा, पूरा का पूरा 51,000 रुपीज आपका अमाउंट टैक्सेबल होगा। बात समझ आई कि नहीं जी मैम? इतनी बात हमको कल भी समझ आई थी। सुनिए, अभी बात अभी आगे बढ़ना बाकी है। 50,000 तक की बात है, टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आएगी। 50,000 से ज़्यादा की बात है, पूरा का पूरा होल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे, एक्सेप्शंस लगाते हैं। अगर ये कैश का लिफाफा आपको मिला है शादी के ओकेजन पे, कब मिला है, मैरिज में मिला है, बताइए टैक्सेबल होगा कि नहीं? नो मैम, शादी के टाइम पे कितने का भी लिफाफा मिल जाए वो टैक्सेबल नहीं होगा, शादी के ओकेजन पे टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था अदर फंक्शंस लाइक आपका एनिवर्सरी है, बर्थडे है, उस टाइम पे आपको अगर कोई भी कैश में गिफ्ट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कैश कैश कैश, क्योंकि अभी हम कैश सीख रहे हैं। ठीक है जी? जी मैम। एक चीज आपको और बताई गई थी कि अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिल जाए, कोई सा भी ओकेजन हो, ओकेजन ना भी हो, तब भी अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिल जाए, गिफ्ट में आपको कैश मिल जाए, कितने रुपीस का कैश मिल जाए, गिफ्ट में आपको 50,000 रुपये से ज्यादा का कैश भी मिल रहा हो, तब भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। यानी कि 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट टैक्सेबल होगा, बट रिलेटिव के केस में टैक्सेबल नहीं होगा, शादी के ओकेजन पे टैक्सेबल नहीं होगा। 1-2 चीजें हमने और पढ़ी थी कि कहाँ कहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा। तो आपने पढ़ा था अगर विल में मिल जाए, इनहेरिटेंस में मिल जाए, डेथ के टाइम पर मिल जाए, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होता। चलिए, इतनी बातें कराने के बाद मैंने आपको कराया था
केस किस चीज का केस कराया था? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल असेट और नॉट? सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ। यस मैम, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल असेट। ठीक है जी, जी मैम। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको कोई गिफ्ट कर दे विदाउट कंसिडरेशन, ओ माय गॉड, आपको 1 रुपया भी ना देना पड़े और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, तो उस केस में लॉ मेकर ने बोला गया, देखो जी देखो, सुनो जी सुनो, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अप टू 50,000 रुपये है, तब तो कोई टैक्स लाइबिलिटी की बात अराइज ही नहीं होती। लेकिन अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो पूरी की पूरी अमाउंट पे, पूरे के पूरे अमाउंट पर जीएसटी लगेगा, पूरे के पूरे अमाउंट पर सॉरी जीएसटी नहीं, पूरे के पूरे अमाउंट पर इनकम टैक्स लगेगा। और वो इनकम कहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी? इसी पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। इतनी बातें की थी जी मैम। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात समझ आई कि नहीं? यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैंने वो केस बताया जहां पर प्योर गिफ्ट का केस है कि आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया, आपको गिफ्ट दिया। ये गिफ्ट अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा? जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा। मैम एक चीज़ बताइए, एक डाउट आ रहा है, अगर ये हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी शादी के टाइम मिलेगी तो टैक्सेबल नहीं होगी। मैम अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हमें अपने किसी रिलेटिव से मिल गई तो टैक्सेबल नहीं होगी। मैम विल में मिल गई, इनहेरिटेंस में मिल गई, डेथ के टाइम पर मिल गई तो टैक्सेबल नहीं होगी। बात समझ आई कि नहीं? अब आ गई, आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। आपको गिफ्ट मिल रहा है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिल रहा है, मतलब कि आपको कोई पर्सन कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी तो दे रहे हैं। ठीक है जी, जी मैम, ये मिस्टर एक्स हैं, ये आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हैं, मिस्टर वाई को इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हैं, लेकिन बदले में पैसा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा ले रहे हैं। अब देखो, इसको ये गिफ्ट का नाम दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम तो गिफ्ट दे रहे हैं पर हम बदले में क्या ले रहे हैं? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। लॉ मेकर इसको गिफ्ट नहीं मानते, बोलते हैं कि आप इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में तो अगर इस तरह से प्रॉपर्टी बेचने लग जाओगे, सपोज कोई प्रॉपर्टी है 50 लाख रुपए की, ठीक है, मिस्टर एक्स अगर प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की मिस्टर वाई को बोले कि मिस्टर वाई एक काम करो, हम आपको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट दे रहे हैं और आप हमें इसके बदले में क्या दे दो? 10 लाख रुपए दे दो। अब देखो, मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी बेची कि नहीं बेची? यस मैम बेची। प्रॉपर्टी का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताइए कैपिटल गेन चैप्टर के लिए। मैम जितने में बेचते हैं, तो कितने में बेची? 10 लाख रुपए में बेची। यस, इसमें से माइनस क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 50। तो यहाँ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया कि नहीं? यस मैम आ गया, लेकिन मैम ये तो एक्चुअल में लॉस हो रहा है। अब सुनो पूरी बात। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा कि 10 लाख रुपए तो बैंक अकाउंट में दे दो और ना 60 लाख रुपए अलग से कैश में मेरे घर पे आके दे जाना। क्या बोला? 60 लाख रुपए कैश में घर पे आके दे जाना। अब बताओ प्रॉपर्टी कितने की बेची जा रही है? मैम प्रॉपर्टी बेची जा रही है 70 लाख रुपए की। कितने की? 70 लाख रुपए की। और माइनस कितने का कर सकते हैं मैम? 50 लाख रुपए। कितना निकल के आ गया? 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन निकल के आ गया। तो देखो मिस्टर एक्स यहाँ पर टैक्स नहीं बचा सकते क्या? हम बिल्कुल बचा सकते हैं मैम। वो ट्रांजैक्शन को बोल दें कि ये तो गिफ्ट है और गिफ्ट के नाम पर वो पूरी वैल्यू दिखाए ही ना, पूरी वैल्यू दिखाई नहीं रहे, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिखा रहे हैं। तो इस केस में लॉ मेकर ने बोला अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में गिफ्ट दिया जा रहा है तो हालांकि वो देने वाला उसको गिफ्ट बोल रहा है पर इंटेंशन उसकी सही नहीं है, इंटेंशन उसकी अच्छी नहीं है, इंटेंशन उसकी गलत है। वो गिफ्ट का नाम ले रहा है लेकिन जरूर वो कुछ ना कुछ 420 ही कर रहा है। वो गिफ्ट के नाम पे थोड़ा मोड़ा पैसा ले रहा है सामने वाले से, लेकिन वो ब्लैक मनी में बहुत ही मोटा पैसा ले रहा है और टैक्स बचा रहा है। तो इस वजह से ये प्रोविजन पिक्चर में आया। पढ़ो, ये प्रोविजन बहुत ब्यूटीफुल प्रोविजन है। कल मैंने आपको पढ़ा दिया था लेकिन आज मैं इसको और भी डिटेल अंडरस्टैंडिंग इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज की क्लास में थोड़ी सी लिंकेज होनी है और लिंकेज तभी होगी जब इसका अब आपको डिटेल्ड एनालिसिस आता होगा, फिर लिंकेज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल क्यों नहीं कराया था? कल काफी हद तक कराया था, जब भी तो आज की बातें आप समझ पा रहे हो। सुनो, कल ही सब करा देती ना तो आज की क्लास में आपको ऐसा लगता कि कल की क्लास में आपको ऐसा लगता क्लास बहुत टफ है, तो कल आपने थोड़ा समझा, आज थोड़ा समझो, पूरा हो जाएगा।
गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। मिस्टर एक्स की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी वो मिस्टर वाई को दे रहे थे, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में दे रहे थे। मतलब कि वैसे तो मार्केट में वो 50-60 लाख की बेचती, पर वो मिस्टर वाई को बोल रहे थे कि आप 10 लाख रुपए दे देना। हुआ क्या फिर, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल वेयर अ पर्सन परचेज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ प्राइस लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। प्रॉपर्टी के केस में लॉ किस वैल्यू को प्रेफरेंस देता है? कैपिटल गेन चैप्टर में बताया था मैम, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही मानी जाती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही प्रेफरेंस दी जाती है। सारी प्रेफरेंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को देते हैं इसमें। सेलर कितने में खरीद रहा है डजेंट मैटर, क्योंकि ब्लैक मनी में पैसा पहुंचने में टाइम नहीं लगता, इसलिए लॉ मेकर ने बोला सेलर जितना दे परचेजर उतना ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही पक्का प्राइस मान के चलते हैं कि हाँ इस वैल्यू की, इस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू इतनी है। जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के द्वारा वैल्यू डिसाइड की जाएगी दैट विल बी द सेल प्राइस। ये चीज कैपिटल गेन में बताई थी जी मैम। सुनो अब, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल वेयर परचेज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी प्राइस लेस देन स्टैम्प ड्यूटी। जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो और कितने में परचेज करते हो, उसकी स्टैम्प ड्यूटी से भी कम में परचेज कर रहे हो। मतलब कि ये प्रॉपर्टी थी, इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 50 लाख रुपए। कितनी थी? 50 लाख रुपए। लेकिन मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को कितना रुपए दे रहे हैं? 10 लाख रुपए दे रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द इमूवेबल प्रॉपर्टी, बताओ कितना डिफरेंस है? हमारे एग्जाम्पल में मैम 40 लाख रुपए। एंड इट्स परचेज प्राइस shall be chargeable to tax in the hands of purchaser under IOS head provided the difference between SDV and purchase price exceed the higher of the following of amount। ये चीज़ तो मैंने कल बहुत सारे एग्जाम्पल दे के आपको समझाई थी कि नहीं समझाई थी? बताओ जी मैम। समझाई थी, एक बार फिर भी सुनो कि फिर होता क्या है, इन दोनों के प्राइस में जो भी डिफरेंस आ रहा है, अगर वो डिफरेंस इन दोनों के हायर से ज़्यादा है, मतलब कि 50,000 रुपीज़ और 5% ऑफ सेल कंसिडरेशन, इन दोनों में देख लेना, जो भी अमाउंट हायर होगा ये डिफरेंस उससे भी ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। चलो इतनी बातें कल कराई थी जी मैम। इफ ये था, अब आइए अदर पॉइंट्स पर। ये तो अदर पॉइंट्स था, ये मैंने आपको बोला था कैपिटल गेन में भी कराया है। स्टिल सुन लो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मैंने आपसे कहा कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मानी जाती है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट के डेट पर अलग हो सकती है और जिस दिन एक्चुअल में रजिस्ट्री की जा रही है उस दिन अलग हो सकती है। तो कौन सी वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माने? तो लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला कि आप अग्रीमेंट डेट वाली स्टैम्प ड्यूटी मान लेना, लेकिन कब? जब आपने कुछ ना कुछ पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू की है एट द डेट ऑफ अग्रीमेंट ऑन और बिफोर दैट डेट। मतलब कि अग्रीमेंट या उससे पहले वाली डेट पर अगर आप थोड़ा मोड़ा पैसा भी पे कर चुके हो उस प्रॉपर्टी के लिए बैंकिंग चैनल के थ्रू, कैश में नहीं, बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अग्रीमेंट वाले दिन जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रही होगी वही आपका फाइनल प्राइस माना जाएगा। ठीक है जी मैम। ये जो 50,000 रुपए का कंसिडरेशन था, क्या मैम ये ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग देखेंगे? यस, अलग अलग देखेंगे, लेकिन कैश के गिफ्ट में एंटायर देखते हैं। चलो अब आइए आगे। आपने क्या क्या पढ़ा? कैश पे सीख लिया और किस पे सीख लिया? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सीख लिया। अब क्या है? गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि ये अब कुछ और कैपिटल असेट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, कुछ कैपिटल असेट्स यहाँ पर और लिखी हुई हैं। कैपिटल असेट्स टोटल में इमूवेबल प्रॉपर्टी भी थी बट उसका प्रोविजन अलग दे दिया, बची कुछ ही कैपिटल असेट्स को इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब मैम अगर कोई कैपिटल असेट गिफ्ट कर रहा है, तभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लगेगा क्या? यस। कैपिटल असेट अगर गिफ्ट हुई रही है तो फिर आईओएस की बातें होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि कैपिटल असेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती और उस चीज़ का अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी आप उसको फॉल नहीं कराओगे। सपोज मैं बात करती हूँ फर्नीचर, किसकी बात कर रही हूँ? फर्नीचर, होम फर्नीचर। कैपिटल असेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो क्लियर कर बताया था कि जो फर्नीचर होता है वो कैपिटल असेट नहीं होती। अब आप किसी को अगर फर्नीचर गिफ्ट कर रहे हो तो उसके हैंड्स में वो गिफ्ट कभी नहीं माना जाएगा। गिफ्ट तो माना जाएगा पर वो गिफ्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस, अब आ रही है मैम।
तो बाकी की कैपिटल एसेट इन्होंने यहाँ लिख दी, शेयर्स, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी आर्ट ऑफ वर्क, बुलियन। तो इसमें भी सेम चीज़ है, अगर आप इनको विदाउट कंसिडरेशन किसी से गिफ्ट में ले रहे हो और इनका जो फेयर मार्केट वैल्यू है, एग्रीगेट देखेंगे, एग्रीगेट 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50,000 से ज़्यादा है तो फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी के केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल होती है, बट इन वाली एसेट्स की फेयर मार्केट अवेलेबल होती है। चलिए, फिर वो बोल रहे हैं कि हो सकता है आपने विद कंसिडरेशन लियो, मतलब कि जो भी आपको दे रहा है, आपसे थोड़ा मोड़ा पैसा ले रहा है, उस केस में क्या होगा, if the aggregate difference between fair market value and its sale price does not exceed 50,000 रुपए, तब तो कोई टैक्स ट्रीटमेंट आएगा ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि मान लो आपने कुछ कंसिडरेशन दिया, तो आपने जो भी कंसिडरेशन दिया और जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, उन दोनों का डिफरेंस देख लो। अगर ये डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा आ रहा है तो होल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि एंटायर डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये 50,000 से ज़्यादा नहीं आ रहा डिफरेंस तो फिर कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। तो हमने गिफ्ट की चीज़ें कितने केसेस में पढ़ी, कैश में पढ़ी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में पढ़ी, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी कैपिटल असेट्स थी उनमें पढ़ी। इतनी चीज़ें सीखी जी मैम। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था कि रिलेटिव से मिला गिफ्ट, मैरिज पर मिला गिफ्ट, डेथ में मिला गिफ्ट, विल इनहेरिटेंस में मिला गिफ्ट, लोकल अथॉरिटी से मिला गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। ट्रस्ट, ये चीज़ हाईलाइट कर लो, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन से अगर आपको गिफ्ट मिला है अंडर सेक्शन 12AA तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। रिलेटिव का क्या मीनिंग है यहाँ पूरा पढ़ा दिया गया था, आ जाइए अब नीचे। रिलेटिव का पूरा मीनिंग आपको कल समझा दिया गया था कि रिलेटिव का क्या मीनिंग होता है। उसके बाद आपको क्या बताया गया था कि कैश में गिफ्ट मिल रहा है तो कैश का मतलब चेक भी है, ड्राफ्ट भी है, फिक्स डिपॉजिट भी है, NSC भी है। फिर बताया गया था कि अगर कोई गिफ्ट 50,000 से रुपये से ज़्यादा है, शादी के अलावा किसी और ओकेजन पे मिल रहा है, आई मीन बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, तो वो टैक्सेबल होगा। The sum money is taxable if aggregate value of gift received by the assessee from the person or persons exceed 50,000 रुपये। अगर आप गिफ्ट को रिसीव कर रहे हो और वो गिफ्ट की एग्रीगेट वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो भी टैक्सेबल होगी। सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन है यहाँ पर, जितने प्रोविज़न कराए उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को करते हैं मेरे साथ, इससे गिफ्ट का प्रोविजन होगा क्लियर, फिर बढ़ेंगे आगे। मिस्टर रानी ने फॉलोइंग गिफ्ट्स रिसीव किए। कौन कौन से गिफ्ट्स रिसीव किए मिस्टर रानी ने, देखिए बताइए। सबसे पहले मिस्टर रानी को गिफ्ट मिला है 5,000 का फ्रेंड से, बताइए क्या करूं, टैक्सेबल कर दूं? मैम पहले और तो गिफ्ट्स देखो कि मिस्टर रानी को क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं, क्योंकि अगर हम ये गिफ्ट का एग्रीगेशन भी करेंगे तो 50,000 रुपये देखेंगे वैल्यू, 5,000 का गिफ्ट तो टैक्सेबल नहीं होता। मैंने कहा जी बिल्कुल सही बात। गिफ्ट ऑफ 51,000 रिसीव फ्रॉम हर 4 फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, बताइए क्या ये गिफ्ट टैक्सेबल होगा? नॉट एट ऑल। गिफ्ट 1 लाख का किससे मिला है? मदर सिस्टर। किससे मिला है? मदर की सिस्टर से, मतलब कि मासी से। ये किस में कवर था? डेफिनेशन में कवर था, रिलेटिव की, मतलब ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। फिर आपको गिफ्ट मिला है 60,000 का, किससे मिला है? फादर के ब्रदर से, मतलब कि अंकल से, तो ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। गिफ्ट मिला है हर हस्बैंड्स फ्रेंड, हस्बैंड के फ्रेंड से गिफ्ट मिला है, बताइए मैम ये तो टैक्सेबल होगा, और ये वाला A पॉइंट भी टैक्सेबल होगा। गिफ्ट ऑफ 20,000 15/9/19 फ्रॉम हर मदर्स फ्रेंड, मदर की फ्रेंड से गिफ्ट मिला है, ये भी टैक्सेबल होगा। गिफ्ट ऑफ ₹20,000 ऑन 25/9/19 फ्रॉम हर ब्रदर्स फादर इन लॉ, ब्रदर के जो फादर इन लॉ है, ब्रदर के फादर इन लॉ, बताइए क्या ये मैम इसमें कवर होंगे कि नहीं होंगे? सोचिए और मुझे मैसेज करके बताइए क्या ये कवर होंगे कि नहीं। आइए रिलेटिव की डेफिनेशन पर, ब्रदर के फादर इन लॉ कवर होंगे या नहीं उसको ढूंढिए और फिर मुझे आंसर दीजिए। चलिए मैं ये डेफिनेशन आप सबके सामने खोल रही हूँ। ब्रदर के फादर इन लॉ, देखिए फादर इन लॉ में कौन कौन से फादर इन लॉज कवर हैं, देखो देखो देखो। मैम फादर इन लॉ तो कवर नहीं होंगे, वो भी ब्रदर के फादर इन लॉ कवर नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होगा बताइए मैम? इसका मतलब ये होगा कि ये जो
गिफ्ट है, ये जो गिफ्ट है ये गिफ्ट टैक्सेबल होगा। आइए वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। ये जो गिफ्ट है ये गिफ्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ब्रदर के फादर इन लॉ कवर, बताइए होंगे कि नहीं होंगे। क्या समझ आया मैम, ब्रदर के जो फादर इन लॉ हैं वो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं होते हैं। ब्रदर के फादर इन लॉ होते तो वो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर होते क्या नहीं। फिर आप रिलेटिव की डेफिनेशन देखिए और ढूंढिए, फिर पता कीजिए। आप देखो मेरे सामने क्वेश्चन आया ब्रदर के फादर वहां कवर है, यानी मैंने डेफिनेशन खोला, मुझे दिखाई दे गया कि नहीं ब्रदर के फादर कवर नहीं है, ब्रदर के फादर इन लॉ कवर नहीं है। लेकिन अगर खुद के फादर इन लॉ होते तो स्पाउस के फादर तो कवर हो जाते हैं ना। जी मैम, चलिए तो फिर ये वाला गिफ्ट भी क्या हो जाएगा, ये वाला गिफ्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट गिफ्ट 1,21,000 का फ्रॉम हस्बैंड्स ब्रदर, हस्बैंड के भाई से मिला हुआ गिफ्ट। मैम ये तो टैक्सेबल नहीं होगा। स्कॉलरशिप मिली है, किससे मिली है, चैरिटेबल ट्रस्ट से। अभी अभी बताया था कि 12A में अगर कोई गिफ्ट मिल जाए, आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिल जाए, कोई भी कुछ भी मिल जाए, वो टैक्सेबल नहीं होता। तो कितनी चीजें टैक्सेबल होंगी मैम, 5,000 और 5 10,000, 10 और 40, बताइए कितना हो गया मैम, 10 और 40 हो गया, 40 और 10 50,000। तो 50,000 रुपए तक का गिफ्ट तो टैक्सेबल नहीं होता, तो ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन सपोज अगर ये वैल्यू आ जाती 50,001 रुपया, 50,001 रुपया आ जाती, बताइए फिर क्या करते हैं, बताइए फिर क्या करते हैं। अगर ये 50,001 रुपया आ जाती तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ क्लियर कट 50,001। मैम अगर ये वैल्यू 50,001 रुपया आ जाती तो पूरी की पूरी वैल्यू फिर आपकी टैक्सेबल हो जाती। वेरी गुड, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। वापस आ गई हूँ मैं उसी पर जहां पर हम पढ़ रहे थे। चलो उसके नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। आपको कुछ इस तरह से चीजें दिखाई देंगी, ये कुछ आपको दिखाई देगा इस तरह से। सेक्शन नंबर 56 to 10 जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा, जहाँ पे गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी हमने सीखी। आफ्टर देन कुछ सेक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सेक्शंस हम कैपिटल गेन में पढ़ चुके हैं। यस मैम, बताती हूँ एक बार कौन सा सेक्शन किसका था। 50C आपको क्या बताता था, 50C आपको बताता था अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है तो वहां पर अगर आपका सेल प्राइस SDV से कम है तो SDV को ही हम क्या मान लेते थे, SDV को ही मैम हम सेल कंसिडरेशन मान लेते थे। ये बात पढ़ी थी। लेकिन कुछ और भी केसेस हमने वहां पर सीखे थे कि अगर सेल प्राइस और SDV का डिफरेंस अगर 5% तक का है तब तो हम सेल प्राइस को ही सेल कंसिडरेशन मान लेंगे। ये चीज भी सिखाई थी, जी सिखाई थी। आगे बढ़िए। 47 क्या बताता था, 47 वहां पर बताता था कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो अंडर सेक्शन 47 तो उस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाता था, हेंस वहां पर कैपिटल गेन की बातें अराइज नहीं होती थी। चलो अब यहाँ पर कुछ लिंकेज है। सेक्शन नंबर 56 to 10 जो अभी हमने सीखा, हमने क्या सीखा, अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो क्योंकि गिफ्ट में क्या दिया जा रहा है, कैपिटल असेट। जब जब कैपिटल असेट गिफ्ट दी जा रही होगी तभी हम IOS के अंदर आएंगे, तभी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएंगे, चाहे कैश गिफ्ट में दिया जा रहा हो चाहे कैपिटल असेट गिफ्ट में दी जा रही हो। लेकिन अदर देन कैपिटल असेट कोई और असेट अगर गिफ्ट में दी जा रही है तो फिर IOS में कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। चलो फिर अब आपको क्या समझ आया कि जब भी कोई इनकम IOS में टैक्सेबल हो रही है, IOS में कब टैक्सेबल हो रही है, कैपिटल असेट जब जब अराइज हो रही है, जब जब कोई भी ट्रांजैक्शन कैपिटल असेट के रूप में हो रही है तब तब IOS की बातें आ रही हैं। अगर ये कैपिटल असेट आपको गिफ्ट की गई है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिली हुई है तब आपके हैंड्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स लायबिलिटी अराइज हो रही है अंडर सेक्शन 56 to 10। चलो अब आप सब ये भी जानते हो कि जब कैपिटल असेट आपको दी जा रही है तो ये जो देने वाले कौन हैं, जो देने वाले हैं वो आपको कैपिटल असेट दे रहे हैं। पर मैंने आपको उनकी इंटेंशन पहले ही दिखाई थी कि लॉ मेकर बोलते हैं कि कभी कभी मैलाफाइड इंटेंशन होती है देने वाले की। वो नाम दे देता है कि मैं गिफ्ट दे रहा हूँ बट एक्चुअल में वो गिफ्ट नहीं देता, एक्चुअल में वो क्या कर रहा होता है, प्रॉपर्टी को बेच रहा होता है, कैपिटल असेट को बेच रहा होता है। लेकिन वो नाम क्या दे देता है इसको, गिफ्ट का, कि गिफ्ट का नाम दे देगा तो ये टैक्सेबिलिटी से बच जाएगा। लेकिन लॉ मेकर ने इसको बचने ना दिया, इसको यहाँ पर पकड़ के बैठा लिया, बोला अभी तू बचेगा नहीं, जब तू गिफ्ट देगा तो हम
जिसको गिफ्ट मिल रहा है उससे भी टैक्स लेंगे और अब हम तेरे से भी टैक्स लेंगे, और तेरे से हम टैक्स कैपिटल गेन हेड के अंडर में ही लेंगे। समझते हैं, चलिए कैसे। सबसे पहले एक एक करके चीज पढ़ेंगे। आपने क्या सीखा, कोई भी पर्सन एक पर्सन को गिफ्ट दे रहे हैं, तो जिनको गिफ्ट मिल रहा है, सबसे पहले उनकी बातें कर रहे हैं जिनको गिफ्ट मिल रहा है। देखो मैं यहाँ पे दो वर्ड यूज करूंगी, एक डोनर होगा, एक डोनी होगा। जो गिफ्ट दे रहा है मैं उसको डोनर बोलूंगी, जो गिफ्ट ले रहा है उसको मैं डोनी बोलूंगी। बात समझ आई कि नहीं जी? एक डोनर होगा और एक डोनी होगा, जो गिफ्ट ले रहा है वो डोनी है, ठीक है। अब जो डोनी है, जो गिफ्ट ले रहे हैं, अगर उनको गिफ्ट जो मिल रहा है वो कैश की फॉर्म में मिल रहा है, तो अप टू 50,000 तक तो आप टैक्सेबल कुछ नहीं करोगे। लेकिन एग्रीगेट वैल्यू इन द फाइनेंशियल ईयर अगर 50,000 से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में होल एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम वुड बी चार्जेबल एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कैश क्या कैपिटल असेट होती है? नो मैम, कैश कोई कैपिटल असेट नहीं होती। तो यहाँ पर कैपिटल गेन चैप्टर की कोई लिंकेज अवेलेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कैश कैपिटल असेट नहीं है। लेकिन अगर असेसी को कैश में गिफ्ट मिला है, डोनी को कैश में गिफ्ट मिला है, तो असेसी के हैंड्स में तो इनकम है और वो इनकम उस डोनी के हैंड्स में टैक्सेबल जरूर होगी। लेकिन मैम जिसने गिफ्ट दिया है उसके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल गेन चैप्टर लग ही नहीं रहा। चलिए आइए अब पढ़ते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी बताइए कैपिटल असेट है कि नहीं? जी मैम, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल असेट, ये कैपिटल असेट है। चलो अब देखो यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर डोनर ने दी है डोनी को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, विदाउट इवन अ सिंगल रुपी चार्ज एज अ कंसिडरेशन। 1 रुपया भी एज अ कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया, पूरा का पूरा फ्री में दे दिया, पूरा का पूरा फ्री में दे दिया। ओह माय गॉड, इसका मतलब उन्होंने तो कुछ चार्ज ही नहीं किया। जी बिल्कुल सही बात, उन्होंने तो यहाँ पर कुछ चार्ज ही नहीं किया। तो सुनो, यहाँ पर ये जो डोनी है जिनको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली, उनके हैंड्स में क्या होगा? उनको एक प्रॉपर्टी मिली, अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अप टू 50,000 रुपीज है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी कितनी है? 50,000 रुपए तक की है, तब तो डोनी के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अगर एक्सीड हो जाती है 50,000 रुपए से ज्यादा, तो पूरी की पूरी वैल्यू किसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी? डोनी के हैंड्स में। क्यों? क्योंकि डोनी ने कुछ दिया ही नहीं लेने के लिए, लेकिन 50,000 रुपए की इनकम तो हुई ना डोनी को, और ये गिफ्ट उसको मैम मैरिज के टाइम भी नहीं मिला था और रिलेटिव से भी नहीं मिला। तो कोई फ्री में आपको क्यों गिफ्ट दे रहा है? कोई आपसे ब्लैक मनी ले रहा होगा, इसका मतलब ऐसा लॉ मानती है। और लॉ कहती है कि देखो जी देखो डोनी, हम तो आपसे पैसों पर इनकम टैक्स लेंगे। अब जब डोनी को पता होगा कि मेरे पे इनकम टैक्स लग रहा है, वो खुद ही इस तरह की ट्रांजैक्शन करना बंद कर देगा। वो खुद ही सामने वाले से बोलेगा कि मैं नहीं दे रहा ब्लैक मनी, ऑन पेपर करो जो भी करना है, क्योंकि आप तो मुझे गिफ्ट दे देते हो, मुझसे ब्लैक मनी ले लेते हो, लेकिन पीछे से मेरे ऊपर तो टैक्स लग जाता है। जी बिल्कुल सही बात। सुनो अब, तो इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं? यहाँ पर क्या हुआ इस वाली ट्रांजैक्शन में, जहाँ पर बिल्कुल भी कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं है, तो ये कैपिटल असेट तो है, और आईओएस में ये डोनी के हैंड्स में तो टैक्सेबल राइज हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन चैप्टर की, तो कैपिटल गेन चैप्टर में देखो जो डोनर है क्या उन्होंने 1 रुपए का भी कंसिडरेशन लिया है? नो मैम, 1 रुपए का भी कंसिडरेशन उन्होंने नहीं लिया। और ये जो सेक्शन 47 बोलता है कि जब भी आप किसी को गिफ्ट करोगे तो गिफ्ट करने को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट किया है। गिफ्ट करने को हम सेक्शन 47 में ट्रांसफर नहीं मानेंगे, जिसकी वजह से डोनर के हैंड्स में कोई भी कैपिटल गेन का टैक्स अराइज नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अब बात आती है कि जब डोनर डोनी को गिफ्ट दे रहा था तो बदले में डोनर ने पैसा लिया। जब डोनर ने पैसा लिया होगा तो क्या, अब बताइए, सेक्शन 47 डोनर को बोलेगा कि नहीं अभी भी टैक्स मत दो? अब तो बोलेगा सबसे पहले टैक्स दो। चलो सुनो, अब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी दी गई है डोनर के द्वारा डोनी को,
तो डोनी के हैंड्स में तो इनकम है, बिल्कुल है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड सेल प्राइस का डिफरेंस, क्योंकि सेल प्राइस किसने पे किया, डोनी ने, इन दोनों का डिफरेंस अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है, 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है, मैंने एक चीज़ और पढ़ाई थी, 50,000 रुपये और 5% ऑफ सेल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उससे डोनी के हैंड्स में टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। हमेशा याद रखना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सिर्फ कैपिटल एसेट्स आती हैं और सिर्फ डोनी के हैंड्स में लायबिलिटी अराइज होती है, डोनर के हैंड्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कुछ नहीं आता। अब बात करते हैं कैपिटल गेन हेड की। तो देखो यहाँ क्लियर कट लिखा है, जो डोनर हैं जिन्होंने अपनी एसेट ट्रांसफर की, लॉ मेकर बोल रहे हैं थोड़ा मोड़ा तो पैसा लिया है ना, इसका मतलब आप अपनी एसेट को सेल कर रहे हो, और जब सेल कर रहे हो तो सेक्शन 50C अट्रैक्ट हो जाएगा, और अब क्या होगा, डोनर के ऊपर क्या हो जाएगा, डोनर के ऊपर अब कैपिटल गेन अराइज होगा। कैसे होगा मैम, 50C लगा देंगे, 50C लगाते ही क्या होगा, 50C लगाते ही क्या हो जाएगा बताइए, 50C लगाते ही मैम जो डोनर थे जिन्होंने अपनी एसेट ट्रांसफर की, उनके केस में सेल प्राइस निकालना पड़ेगा। सेल प्राइस क्या हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने रुपए में डोनर ने प्रॉपर्टी खरीदा था उन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। आइए अब एनी पर्सन कोई भी प्रॉपर्टी दे रहे हैं अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इमूवेबल नहीं है बट ये कैपिटल एसेट तो हैं, जरूरी थोड़ी कैपिटल एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी भी तो बहुत सारी कैपिटल एसेट्स होती हैं, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब आपको पढ़ाया है। अगर कोई पर्सन यही ट्रांसफर कर रहे हैं और इनकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो डोनी के हैंड्स में तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगा और ये कैपिटल एसेट भी है, लेकिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए सेक्शन 47 के तहत डोनर के ऊपर कोई भी कैपिटल गेन लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। अब बात आती है कि अगर डोनर इनको पैसों में दे तो फिर सेम केस लग जाएगा कि जो भी डिफरेंस आएगा फेयर मार्केट वैल्यू एंड सेल प्राइस का, अगर वो डिफरेंस 50,000 रुपये से ज़्यादा है, 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा डोनी के हैंड्स में अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड। और क्योंकि ये कैपिटल एसेट है, इनका ट्रांसफर डोनर ने पैसे लेके किया है, तो डोनर के हैंड्स में क्या होगा, डोनर के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज होगा। और कैपिटल गेन कैसे अराइज होगा, सेल प्राइस ले लेंगे माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे, सेल प्राइस वही अपना फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर देंगे, ठीक है। आइए पढ़िए, पहले काम करिए आप सभी, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी, ये एग्जाम्पल्स आप सब मेरे साथ कीजिएगा। मैं यहाँ पर खोल रही हूँ उन एग्जाम्पल्स को, ये एग्जाम्पल्स आप सब मेरे साथ एक बार कर लो सो दैट आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। अभी एक सेकेंड में से खोल देती हूँ। चलिए जी, ये एग्जाम्पल यहाँ पर खुल चुका है, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आपको कराऊंगी, बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। ये एग्जाम्पल खुद मेरे टीचर के हैं जिनसे मैंने कभी पढ़ा था, बहुत एडमायर करती हूँ, बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ मैं। फाइनल लेवल पर अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक्चुअली इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के अंदर तक की नॉलेज चाहिए, बिल्कुल अंदर तक की नॉलेज चाहिए, क्योंकि फाइनल का इनकम टैक्स बहुत वास्ट है, आईपीसीसी लेवल में तो कुछ नहीं है, इतना वास्ट है फाइनल लेवल का। और अगर आपको उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, डिपार्टमेंट के अंदर तक की वर्किंग तक की नॉलेज चाहिए, तो इसलिए इन टीचर से क्लास लोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं इनको टीचर के अपना गुरु मानती हूँ, बेसिकली बहुत एडमायर करती हूँ। इनका नाम है विनोद गुप्ता सर, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है और इतनी ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन है कि अगर आप इनसे पढ़ोगे तो मे बी शायद आपकी कोई क्वेरी ऐसी ना हो जो कि अनक्लैरिफाइड रह जाए, सारी क्वेरी आपकी क्लियर होंगी। खैर वो तो मेरे को खुशी होती है, मतलब उनके बारे में कुछ भी बोलने पे, बिकॉज मैं खुद उनकी बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए जी, तो ये एग्जाम्पल बेसिकली मैंने अपनी ही बुक का ले रखा है जो मैंने कभी फॉलो किया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप सब नोट डाउन कर लेना, मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल को समझा रही हूँ, टेलीग्राम में आप सबके साथ एग्जाम्पल शेयर जरूर करूँगी। चलिए
गिफ्ट्स रिसीव बाय असेसी, गिफ्ट रिसीव कौन कर रहा है यहाँ पर? असेसी है, ठीक है। देखो कोई डोनर था, डोनर गिफ्ट दे रहा है डोनी को, ठीक है जी, डोनर गिफ्ट दे रहा है डोनी को, ठीक है मैम। जो चलो मैं यहाँ पर लिख के समझाती हूँ, ये है मिस्टर डोनर, ठीक है, ये है मिस्टर डोनी। मिस्टर डोनर ने मिस्टर डोनी को गिफ्ट दिया, कोई भी बदले में पैसा नहीं लिया, कोई भी 1 रुपए का कंसिडरेशन नहीं लिया, बिल्कुल फ्री ऑफ गिफ्ट दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ गिफ्ट दिया है डोनर ने डोनी को, ठीक है जी। जी मैम, डोनर ने डोनी को गिफ्ट दिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो गिफ्ट डोनर ने डोनी को दिया, डोनर ने इस गिफ्ट को 10 लाख रुपए में परचेज किया था। डेट ऑफ परचेज ऑफ डोनर, डेट ऑफ परचेज ऑफ डोनर कितनी है? 1/1/2007 को डोनर ने इस एसेट को परचेज किया था। लेकिन ये इस वाले गिफ्ट को गिफ्ट किस दिन किया गया है? 31/12/18 को गिफ्ट किया गया है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है आपको। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? 25 लाख रुपए। अगर अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 25 लाख रुपए। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। चलो, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, लैंड और बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। आप सब जानते हो ये कैपिटल असेट है। हाँ, कैपिटल असेट है, मतलब कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी लगेगा, और कैपिटल असेट है तो कैपिटल गेन चैप्टर लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए मैम। कैपिटल गेन चैप्टर इन द हैंड्स ऑफ डोनर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैम डोनर ने ये प्रॉपर्टी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। जब भी डोनर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है डोनी को, तो उस केस में कैपिटल गेन अराइज नहीं होता इन द हैंड्स ऑफ डोनर, क्योंकि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजेक्शन हो रही है। तो देखो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो कैपिटल असेट, या फिर अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई अनदर कैपिटल असेट हो, तो इन दोनों ही केस में कैपिटल गेन वाला चैप्टर नहीं लगेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 47 बोलता है फ्री ऑफ कॉस्ट कैपिटल असेट का ट्रांसफर करना ट्रांसफर नहीं माना जाता। लास्ट में पढ़ो, एनी अदर कैपिटल असेट नॉट मेंशन इन। इस वाले पॉइंट में अगर कोई कैपिटल असेट मेंशन नहीं है, मतलब कि वो कैपिटल असेट तो है कैपिटल असेट वाले चैप्टर के लिए, तो उस असेट को भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट किया गया है। मैम सच्ची बता रहे हैं, हम ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी कैपिटल असेट कौन से वाले चैप्टर में काम किया। तो एक बार सुनो पहले बढ़िया से मेरी बात। जब ये बात समझ लोगे तो चीज़ें कंफ्यूजन वाली नहीं रहेंगी। थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट चल रहा है, मैं मानती हूँ, तभी तो जगह जगह से इतनी बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स आपके सामने लेके आई हूँ टीचर्स के, बहुत बढ़िया बढ़िया। हालांकि वही एक मेरे गुरु हैं जिनको मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, और किसी टीचर के नोट्स तो खैर मैं नहीं यूज़ करती हूँ टॉपर्स के टीचर्स को छोड़ के, क्योंकि टॉपर्स तो अपना ही है, अपना ही इंस्टीट्यूट है। चलिए जी, करें जी। देखो, कैपिटल असेट की बात करते हैं। कैपिटल असेट बहुत सारी होंगी, ठीक है, मैं इनको 3 कैटेगरी में डाल रही हूँ। एक तो हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है मैम। एक हो गई जो स्पेसिफिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिफाइन थी। कौन सी थी मैम? ज्वेलरी डिफाइन थी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन डिफाइन था, ड्राइंग डिफाइन था, पेंटिंग डिफाइन था, सिक्योरिटीज डिफाइन था, ऐसे ऐसे 4-5 चीजें डिफाइन थी, ठीक है जी। और कुछ ऐसी कैपिटल असेट हो गई जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले चैप्टर में डिफाइन नहीं है, बट वो कैपिटल असेट तो है, ठीक है जी। पर यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उनको कंसीडर नहीं किया गया। चलो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि कैपिटल असेट है, अगर किसी को गिफ्ट में मिल रही है, तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में ये टैक्सेबल होगी, ठीक है। अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ स्पेसिफाइड असेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये भी टैक्सेबल होंगी अगर आपको गिफ्ट में मिली है तो। लेकिन कुछ और कैपिटल असेट अभी और भी हैं जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में कंसीडर नहीं की गई हैं। अगर ऐसी कैपिटल असेट अगर आपको गिफ्ट में मिल जाए तो इनके ऊपर कोई भी टैक्सेबिलिटी आपके हैंड्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में अराइज नहीं होगी, अन्यथा कहीं भी अराइज नहीं होगी। खैर चलिए,
तो अब आपको समझ आई ये बात? जी मैम। तो यहाँ पर देखो कैपिटल असेट को 3 पार्ट्स में बांट दिया। पहली कैपिटल असेट जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दूसरी कैपिटल असेट जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम मानी जाती है, तीसरी कैपिटल असेट तो है पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको इनकम नहीं माना जाता। चलिए, तो पहली बात तो ये तीनों असेट कैपिटल गेन चैप्टर के लिए कैपिटल असेट हैं। यस, तीनों ही तरह की कैपिटल एसेट को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर किया जा रहा है। यस, तो तीनों ही तरह का ट्रांसफर क्या हो जाएगा? एग्जैम्प्ट हो जाएगा। डोनर के हैंड्स में कुछ भी टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। बात करते हैं डोनी की। डोनी की लायबिलिटी कब अराइज होगी? आईओएस हेड में अराइज होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कब अराइज होगी? जब कैपिटल असेट इमूवेबल प्रॉपर्टी के नेचर की हो एंड कैपिटल असेट इनवैलिड एसेट के नेचर की हो। लेकिन ये जो कैपिटल असेट है जो सबसे लास्ट पॉइंट में लिखे, इन केसेस में आईओएस अराइज नहीं होगा। आईओएस में कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ये इनकम एग्जैम्प्ट है। चलो अब बात करते हैं आईओएस की। अब सब जानते हो कि अगर ये डोनी है, इन डोनी को क्या मिला है? कोई प्रॉपर्टी मिला है और प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 25 लाख। तो 25 लाख पूरा का पूरा इनकम बन जाएगा कि नहीं? यस मैम, इनकम बन जाएगा। आ जाइए फिर यहाँ पर, सपोज करो इन डोनी के हैंड्स में क्या बना? मैम इनकम बन गई 25 लाख रुपए। डोनी ने 25 लाख रुपए पर टैक्स भर दिया। अब इन फ्यूचर हो सकता है डोनी इस एसेट को बेचेंगे कि नहीं। चलो आज के दिन गिफ्ट में मिल गया, पर जरूरी थोड़ी सारे गिफ्ट कोई लाइफ टाइम के लिए रख के बैठ जाता है। कभी ना कभी तो बेच ही देता है ना जी, कभी ना कभी तो बेच सकते हैं जी। तो यहाँ पर क्या हुआ? सपोज ए डोनी इस गिफ्ट को बेच रहे हैं, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। जब बेचेंगे तो डोनी के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज होगा कि नहीं? जी बिल्कुल होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हैं जी, यस। अब देखो यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल हो रही है, तो जितने रुपए में बेचेंगे वही बेचना उनका सेल प्राइस होगा कि नहीं? यस मैम। लेकिन इसमें से माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डोनी के लिए क्या होगी? उनको तो ये एसेट फ्री में मिली है ना, उन्होंने तो परचेज नहीं की ना। जी मैम, उन्होंने परचेज नहीं की, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल हो जाएगी? नो मैम, निल क्यों कर दें? अगर हमने निल कर दिया तो डोनी को तो फिर से सेल प्राइस पर बहुत सारा टैक्स भरना पड़ जाएगा। और जबकि मैम हम जानते हैं जब डोनी को ये एसेट गिफ्ट में मिली थी तब भी डोनी ने टैक्स भरा था। वो बात अलग है कि पैसे नहीं दिए थे एसेट को गिफ्ट में लेने के लिए, लेकिन टैक्स में तो पैसा बहुत सारा भरा था और फिर से भरेगा, ये तो इसके साथ गलत हो जाएगा ना। तो लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला, देखो डोनी, अगर आप एसेट को बेच रहे हो जो कि एसेट आपको गिफ्ट मिली थी, तो गिफ्ट के टाइम पर आपने जितना भी प्राइस सेल कंसिडरेशन मान के टैक्स भरा था, उसी सेल प्राइस को आप अपना परचेज प्राइस मान लीजिए और अपनी सेल प्राइस में से उस परचेज प्राइस को अब रिड्यूस करके बचे कुछ इनकम पर टैक्स भर दीजिए। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी एक्सीड 50,000 रुपए। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो जब ये बेच रहे हैं तो टैक्सेबल तो होगी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? 25 लाख रुपए ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। यस। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से गिना जाएगा इन डोनी के हैंड्स में? मैम पीरियड ऑफ होल्डिंग उस दिन से गिना जाएगा जिस दिन इनको गिफ्ट में मिला। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या था? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, सिक्योरिटीज वगैरह। तो इन सब के केस में फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो फुल वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी, तो 25 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। अब डोनी इस एसेट को आगे बेचता है तो डोनी को क्या होगा? मैम डोनी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी पड़ेगी और डोनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो जाएगी? जितने रुपए पे डोनी ने क्या भरा था? मैम परचेज करते टाइम गिफ्ट अवेल करते टाइम टैक्स भरा था, दैट वुड बी द सेल प्राइस, दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ डोनी। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से निकलेगा? उसी दिन से जिस दिन इसको गिफ्ट में मिला। चलो कुछ कैपिटल एसेट ऐसी है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएंगी ही नहीं, लेकिन डोनी को गिफ्ट तो मिल गया, लेकिन डोनी ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उस पर कोई भी टैक्स नहीं भरा। तो उस केस में क्या होगा? डोनी ने एसेट ले ली लेकिन गिफ्ट नहीं माना गया था, टैक्स नहीं भरा था, लेकिन डोनी उस एसेट को बेच रहा है। तो बेच रहा है वो तो सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ऑनर की लेते हैं, पढ़ाया था ना सेक्शन नंबर 47 के साथ साथ 49(1) पढ़ाया था।
वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट कराया था कि जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है तो जिसने दिया उसके हैंड्स में तो टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होती, पर जिसको मिली है अगर वो बेचेगा तो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी वो किसकी लेगा? प्रीवियस ऑनर की लेगा। किसकी लेगा? प्रीवियस ऑनर की लेगा। और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी किसका लेगा? प्रीवियस ऑनर का लेगा। अब बताओ सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं? मैम बढ़िया से अब क्लियर हो गई। गिफ्ट की सारी बातें सही बता रहे हैं हम, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हमको चीज़ समझ आ गई। ये वो चीज़ थी जहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट मिला है। कैसा गिफ्ट मिला है? बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट मिला है। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, अब हमको बात समझ आ गई। चलिए आ जाइए, एक चार्ट और करेंगे। गिफ्ट मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है एट द टाइम ऑफ अकेजन ऑफ मैरिज, और गिफ्ट मिल रहा है रिलेटिव से। आप सब जानते हो यहाँ पर 3 तरह की कैपिटल असेट लिखी गई हैं। 2 तरह की ऊपर वाली कैपिटल असेट आईयूएस के लिए भी कैपिटल असेट है, लेकिन नीचे वाली असेट कैपिटल आईयूएस के लिए कैपिटल असेट नहीं मानी जाती। अब देखो, आप सब जानते हो जब आपको गिफ्ट मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो जो देने वाला है उसके हैंड्स में तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, यस मैम। लेने वाला जो डोनी है उसके हैंड्स में भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, यस मैम, क्योंकि रिलेटिव से मिला है, शादी के टाइम पर मिला है। लेकिन डोनी अगर इसको आगे बेचेगा तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा? प्रीवियस ऑनर का, और प्रीवियस ऑनर का ही पीरियड ऑफ होल्डिंग ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डोनी ने कुछ किया ही नहीं, सब कुछ डोनर का है, डोनर का यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। आ जाइए, एक फ्लो चार्ट और है। ये ना यहाँ पर थोड़ी सी अमेंडमेंट्स थी तो मैंने उसको अवॉइड कर दिया, क्योंकि वो अमेंडमेंट अब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो पहले थी, अब अमेंडमेंट हो गई है उसमें, तो इस वजह से इसको इस तरह से हाईलाइट कर दिया गया है। आप चाहो तो क्लास पॉज करके इसको नोट भी कर लेना, बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है। चलिए जी, परचेज एंड सेल बाय असेसी, परचेज एंड सेल बाय असेसी, कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ सेलर, इन्होंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर थोड़ा मोड़ा कंसिडरेशन आ रहा है पिक्चर में। अब थोड़ा सा कंसिडरेशन पिक्चर में आएगा, यानी कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए एसेट दी जा रही है। अब सब बताना, आप इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में दिया जा रहा है, शादी वादी का कोई पर्पस नहीं है, तो कैपिटल गेन हेड भी अप्लाई होगा और आईयूएस हेड भी अप्लाई होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर दी जा रही है। देखो, कैपिटल असेट है दोनों ही चैप्टर में, ये भी कैपिटल असेट है दोनों ही चैप्टर में, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये कैपिटल असेट सिर्फ कैपिटल गेन चैप्टर में, आईयूएस चैप्टर में नहीं है, इसलिए आईयूएस चैप्टर में मैंने इसको क्लियरली नील लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर आईयूएस चैप्टर में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। चलो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी दी गई है जिसकी कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ सेलर इतनी थी, सेल प्राइस इतना था, डेट ऑफ एक्विजिशन इतना था, डेट ऑफ सेल इतना था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 25 लाख थी। ओ माय गॉड, 25 लाख की जो एसडीवी थी उसको ये जो डोनर है, डोनर नहीं बोलेंगे अब तो, इसको सेलर बोलो, अब काहे का डोनर, अब तो पैसे लेके दे रहा है। जी मैम, तो ये जो सेलर है ये प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है मैम? ये प्रॉपर्टी को दे रहा है। जब ये प्रॉपर्टी को दे रहा है, 25 लाख वाली प्रॉपर्टी को कितने में दे रहा है? 17 लाख। तो इस केस में कैपिटल गेन निकालेंगे। जी मैम, क्यों 47 में ट्रांसफर एग्जाम्प्ट क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि मैम पैसा ले रहा है, पैसा नहीं लेता तो इसको भी एग्जाम्प्ट कर देते। मैंने कहा बिल्कुल सही पहचान गए जी। सुनो अब क्या हुआ, यहाँ पर कैपिटल गेन हेड लगेगा, सेल प्राइस क्या हो जाएगा मैम? एसडीबी, 25 लाख सेल प्राइस हो गया, माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 10 लाख, यानी कि 15 लाख टैक्सेबल हो जाएगा सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। यस मैम, 15 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। आईयूएस हेड में आओ, आईयूएस हेड में क्या होगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड सेल प्राइस का डिफरेंस टैक्सेबल करते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड सेल प्राइस का डिफरेंस कितना था? 8 लाख, यहाँ भी टैक्सेबल हो गया, डबल टैक्सेशन है हालांकि। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 494 यहाँ पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं? यस, क्योंकि 56(2)(10) लग गया। जब 56(2)(10) लगेगा मतलब कि डोनी जिसको असेट मिली है वो टैक्स भर रहा है ना, तो जितने रुपए पे वो टैक्स भर रहा है, जितने रुपए से वो टैक्स भर रहा है, उसी तरह से उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला जाएगा। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ऑनर की मत उठा लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोनी ने तो पैसा दिया है। यस मैम,
तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी 25 लाख रुपए, क्योंकि 25 लाख रुपए क्या माना गया है एसडीवी। पीरियड ऑफ होल्डिंग इसके खुद के परचेज करने वाली डेट से काउंट किया जाएगा। अदर एसेट की केस में बात करें तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अब 50C अप्लाई नहीं होगा, मतलब कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की बात नहीं लगेगी, वहां तो फेयर मार्केट वैल्यू की बात लगेगी ना। जी मैम, फेयर मार्केट वैल्यू की बातें लगती, लेकिन देखो सुनो मेरी बात और समझो क्या कह रहे हैं ये। जब हम कैपिटल गेन ऐड कर रहे थे तो मैंने आपको पढ़ाया था 50C किस पर लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है नहीं, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो 50C जैसी कोई बात नहीं होगी। सीधे सेल प्राइस में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, इतने पर कौन टैक्स भरेगा बताओ मैम, इतने अमाउंट पर टैक्स भरेगा सेलर। अब ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल गई, कितने रुपए में गिफ्ट मिल गई मैम, ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल गई, कम कंसिडरेशन दिया है, 17 लाख रुपए कंसिडरेशन दिया है। लेकिन हम आईयूएस में टैक्सेबल करने के लिए क्या करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस सेल प्राइस। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 25 लाख माइनस सेल प्राइस, मतलब कि 8 लाख पर परचेजर को भी टैक्स भरना पड़ेगा। अब परचेजर इस एसेट को फ्यूचर में बेचेगा तो इसकी वैल्यू कितनी मानेगा, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेगा 25 लाख रुपए। नेक्स्ट जो कि कैपिटल एसेट नहीं है, यहाँ पर आईयूएस सॉरी कैपिटल एसेट है बट आईयूएस चैप्टर के लिए कैपिटल एसेट नहीं है, यहाँ पर आईयूएस चैप्टर में इनकम नील हो जाएगी, लेकिन कैपिटल गेन चैप्टर में इसकी टैक्स लायबिलिटी अराइज कैसे होगी बताइए मैम, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो सेल प्राइस कितना है बताओ मैम, सेल प्राइस है 17 लाख और परचेज प्राइस है 10 लाख। क्या मैम यहाँ पर भी 50C नहीं लगेगा, नो 50C सिर्फ कब लगता है प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। चलिए जी बात समझ आई कि नहीं, जी मैम समझ आई। एक एग्जांपल और लास्ट है, ये बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद टॉपिक पूरा ये खत्म हो जाएगा। कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ सेलर है, देखो यहाँ पर परचेज बाय एसएससी फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन, रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, रिलेटिव से परचेज कर रहे हो, रिलेटिव से इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में परचेज कर रहे हो। अब रिलेटिव की बात आ गई तो आईयूएस में तो सब कुछ नील हो गया, लेकिन कैपिटल गेन में रिलेटिव आपको कुछ भी एसेट देते हैं बदले में पैसा लेते हैं, तो कैपिटल गेन तो अराइज होता है, जी बिल्कुल होता है। पैसे की बात है, फ्री ऑफ होता तो 47 में एग्जाम्प्ट हो जाता, लेकिन यहाँ तो टैक्सेबल होगा, और प्रॉपर्टी का केस है तो 50C लग जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ एसडीवी एंड बताइए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा मैम, टैक्सेबल हो जाएगा। और फिर जब ये ऑनर है सॉरी ये सेलर है सॉरी ये परचेजर है जिसको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली, गिफ्ट में जब इसको मिली तो इसको तो कोई टैक्स नहीं भरना पड़ा आईयूएस में, तो इसके हैंड्स में प्रीवियस ऑनर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट ही इसकी क्या बन जाएगी, प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट ही मैम इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। वेरी गुड। सेम नीचे वाले केसेस हैं, इन वाले केसेस में अब आप खुद भी कर सकते हो कि जब अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी एसेट अगर बेची जाती है तो क्या करते हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी डिफरेंस आएगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ सेलर। और परचेजर के हैंड्स में तो कुछ टैक्सेबल होगा नहीं, क्योंकि रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, रिलेटिव से परचेज किया जा रहा है। और परचेज प्राइस क्या हो जाएगा, प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट, और नीचे वाले केस में भी सेम यही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। चलिए जी, अब ये आपको समझ आया कि नहीं बताइए। मैंने आपको बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल के साथ कराया था, वो एग्जाम्पल्स आपके लिए उठाए थे जिन एग्जाम्पल्स को फाइनल के बच्चे को ये टॉपिक समझाया जाता है, उन एग्जाम्पल से मैंने ये टॉपिक आपको समझाया है, और बहुत 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 ब्यूटीफुल मैनर में समझाया है, बहुत वाइडर मैनर में समझाया है। स्टिल कोई डाउट हो तो पूछिएगा, क्योंकि इससे कम अगर मैं आपको समझाती तो मे बी आपको डाउट रह जाता। पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बन सकता था सारा। चलो, होता क्या है ना, कम मैनर में करा देती हूँ, ये बुक से अगर मैं करा देती हूँ उतना डिटेल अगर आपको वहाँ से नहीं कराती ना तो फिर व्हाट्सएप भर जाता, फिर इतने आप सबके डाउट्स आते हैं कि मैम ये केस बन गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या हो गया। तो अब सारे केस उस एग्जाम्पल में है, जो भी होगा सारा उस एग्जाम्पल में है, सारा आपको करा दिया गया है। चलिए आ जाइए, अभी टॉपिक आपका खत्म हो गया, अब आप यहाँ से उसको देख लेना, अपने आप रीड अगर करना चाहो कर लेना, अदरवाइज पूरा 100% अब खत्म हो गया। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं अब।